हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द वुडी टर्टल। एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द चैप्टर सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो कि डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर 7 का एक चैप्टर है। तो उसका जो हम लोग रिविजन सेशन कर रहे हैं उसका आज पार्ट 2 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो क्या क्या आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि टैक्सेबल होता है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर टैक्सेबल होता है, उसमें आपको कितना एग्जम्पशन मिलता है, ऐसे छोटे छोटे एकदम जो भी इसके डिटेलिंग है वो सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन सब का एक प्रॉपर रिविजन आपका हो जाएगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में मोस्टली आपके 5 चीज़ें आती हैं: ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, फिर आपका जो रीट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन है वो, फिर जो आपका VRS कॉम्पेंसेशन है वो आता है। उसके अलावा ये जो 5 है ये मेन है, उसके अलावा जो और 3 है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एनुइटी, फिर सैलरी रिसीव्ड इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, फिर है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ द टॉपिक ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी का जो टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, ये कौन से सेक्शन में कवर्ड है? ग्रेचुइटी आपका कवर्ड है 10 में। तो आपको ये चीज़ याद कैसे रखना है? मैंने ये चीज़ ऐसे याद रखा था कि 10 और 10 दोनों आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 100 ईयर्स। 100 ईयर्स मतलब ये एक बहुत ही सुपर सीनियर इंसान, तो उनको ग्रेचुइटी मिलता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। सो ग्रेचुइटी बेसिकली क्या होता है? एक एम्प्लॉई अपना जो सर्विस देता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपने नौकरी के दौरान, उस पास्ट सर्विस की कंसिडरेशन में जो एम्प्लॉयर जो है वो एक ग्रैटिट्यूड के तौर पर एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करता है अपनी एम्प्लॉय को, उसको बोला जाता है ग्रेचुइटी। ठीक है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। ठीक है? तो ग्रेचुइटी में बेसिकली क्या क्या है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अगर वो लोग अपने सर्विस के टर्मिनेशन पर उनको ग्रेचुइटी मिलता है, मतलब उनका जो सर्विस पूरा ख़त्म होने के बाद रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है, तो उस केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। किसके केस में? ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर कोई आदमी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अगर सर्विस के दौरान कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में ही अपना ग्रेचुइटी जो है वो उनको मिल जाता है, तो उस केस में वो क्या बन जाता है? फुल्ली टैक्सेबल बन जाता है। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो ये याद रखो, नॉन गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों ही केसेस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। और अगर डेथ के बाद मिलता है तो उस केस में क्या होता है? वो नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है? यहाँ पर एक छोटा सा नोट, इफ ग्रेचुइटी वॉज ड्यू बिफोर डेथ, अगर ग्रेचुइटी आपका डेथ से पहले ही ड्यू हो गया था, रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन अगर ड्यू हो गया था, ड्यू बिफोर डेथ, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि ये रिसीव कब हुआ, लेकिन अगर ड्यू हो गया था तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ, सो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने सर्विस के टर्मिनेशन पर, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका क्या? उनके केस में ना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्या क्या है? पहला है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज़ कवर्ड बाय पोगा। व्हाट इज़ पोगा? पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के द्वारा कवर्ड हैं, तो उस केस में उनके लिए क्या एग्जेम्पशन है, और अगर वो कवर्ड नहीं है, इफ़ नॉट कवर्ड बाय पोगा, तो उनके लिए क्या एग्जेम्पशन है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दोनों के बीच में मैंने ऐसे लिखा है कि आपको जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। सो पहला है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पोगा। ये आपके कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 10 सब क्लॉज 2। तो यहाँ पर लेट्स से आपको कितना मिला? 10 लाख रुपए मिला। ठीक है? 10 लाख रुपए आपको ग्रेचुइटी मिला, तो उस केस में 10 लाख पूरा आपका टैक्सेबल नहीं होगा। 10 लाख से इन तीनों में से जो लोअर होगा
जो लीस्ट होगा इन तीनों में से वो अमाउंट को हटाने के बाद जो बचेगा उतना आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? एग्जम्पशन कितना मिलेगा आपको? लीस्ट ऑफ दीज 3। पहला है आपका एक्चुअल अमाउंट जितना आपने रिसीव किया है, मतलब यानी कि 10 लाख रुपए। दूसरा है स्टैट्यूटरी अमाउंट। व्हाट इज स्टैट्यूटरी अमाउंट? 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए। और थर्ड पॉइंट में आता है 15/26 मल्टीप्लाइड विथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ। तो यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो इसी पॉइंट को ही लेकर हैं। तो व्हाट इज 15/26? 26 आपका रिप्रेजेंट करता है कि एक महीने में आप बेसिकली 26 डेज आपका वर्किंग डेज रहता है, और उससे अगर आप 15 उसका 15 दिन का सैलरी, मतलब एक महीने का आधे महीने की सैलरी। ठीक है, 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड विथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और सैलरी पर मंथ। सो जो कवर्ड बाय पोगा होता है उसके केस में जो सैलरी लिया जाता है दैट इज वेरी सिंपल, बेसिक प्लस डीए। ठीक है, और ये जो डीए है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ हो, रिटायरमेंट बेनिफिट के बिना हो, इट डजंट रियली मैटर। डीए आपका जितना भी मिल रहा है उतना, और आपका बेसिक मिलाकर जितना हो जाएगा दैट इज योर सैलरी। और यहाँ पर जो ईयर्स का कैलकुलेशन होता है ना, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है, अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा दिन हो रहा है, ऐसे अगर फ्रैक्शन में ईयर आ रहा है और 6 महीने से ज़्यादा दिन हो रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके उसके नेक्स्ट ईयर में काउंट किया जाता है। जैसे अगर 7.4 ईयर्स तक उसने काम किया है तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स। अगर 7.6 ईयर्स तक काम किया है तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 0.6 से ज़्यादा नहीं हुआ है। दिस इज सॉरी, ये मेरी गलती है। दिस विल बी 7.5 ईयर्स। 6 महीना होता है ना, तो इट विल बी 7.5 ईयर्स। ओके, अगर 7.5 साल उसने काम किया है तो भी उसको 7 साल ही माना जाएगा, क्योंकि 7.5 से अगर एक दिन ज़्यादा हुआ तभी उसको 8 साल माना जाएगा। और अगर 7.8 ईयर्स है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स माना जाएगा। समझ में आ गया? सो रिवाइज करते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय पोगा, उसमें आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन विल बी मिनिमम ऑफ दीज 3। पहला है आपका एक्चुअल अमाउंट, दूसरा पॉइंट है आपका स्टैट्यूटरी अमाउंट दैट इज 20 लाख रुपीज, और तीसरा है आपका 15/26 मल्टीप्लाइड विथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू सैलरी पर मंथ। और सैलरी इसमें क्या माना जाएगा? बेसिक प्लस डीए। सो डीए यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ हो ना हो डजंट मैटर। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसमें क्या किया जाता है, अगर 6 महीने से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसको 6 महीने से ज़्यादा दिन काम किए हैं तो उस केस में उसको क्या किया जाता है, उसको राउंड ऑफ किया जाता है अपने नेक्स्ट नंबर में। समझ में आ गया? और ये जो बेसिक और डीए होता है, ये होता है बेसिकली आपका बेसिक एंड डीए लास्ट ड्रॉन। जितना लास्ट आपने ड्रॉ किया है उतना आपका यहाँ पर हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आपने पहले किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया है जहाँ पर आपको ग्रेचुइटी से थोड़ा अमाउंट मिल गया है, यानी कि अगर आपको 3 लाख रुपए मिल गया है, तो आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जब काम करोगे तो वो 3 लाख ये 20 लाख से माइनस हो जाएगा, और आपका जो स्टैट्यूटरी अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 20 लाख माइनस 3 लाख दैट इज 17 लाख रुपीज। समझ में आ गया? आई होप नॉन गवर्नमेंट बाय पोगा वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर नॉट कवर्ड बाय पोगा। ये आपके कौन से सेक्शन में आता है? 10(10) और ये सब क्लॉज 3। यहाँ पर क्या है, जो पहला 2 पॉइंट है दैट इज वेरी सेम, जितना एक्चुअल अमाउंट आपने रिसीव किया है और जो स्टैट्यूटरी अमाउंट है वो। अब जो तीसरा पॉइंट है, डिफरेंस इसमें है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? जो भी डिफरेंस है ना, मैंने उसको रेड इंक में लिखा है, सो आपको समझ में आ जाएगा और मुझे भी याद रह जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जैसे 15/26 किया जाता था, यहाँ पर क्या किया जाता है? 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? हाफ 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाइड विथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू
ये जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? दिस इज योर एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ। तो यहाँ पर अब बात देखना है कि एवरेज सैलरी मतलब क्या है। एवरेज सैलरी मतलब यहाँ पर है बेसिक प्लस डीए, जो कि आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जिसमें हो, ठीक है, बेसिक प्लस आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर, टर्नओवर के ऊपर जितना आपको कमीशन मिल रहा है वो वाला कमीशन, प्रॉफिट वाला अगर होगा तो नहीं, ठीक है। बीइंग लास्ट 10 months एवरेज सैलरी, और इसको क्या किया जाता है, पिछले 10 महीने का एवरेज सैलरी निकाला जाता है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, बेसिक प्लस डीए विथ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में देना है कि आपको कब से लेना है ये चीज, आपको लेना है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने आप रिटायर कर रहे हो उसके ठीक प्रिसीडिंग मंथ से आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जो है ना, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पर फुल ईयर माना जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर 7.8 ईयर्स को 8 ईयर्स माना जाता था, यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर आपने 7 साल काम किया है तो वो 7 माना जाएगा, अगर आपने पूरा टोटल 8 साल काम किया है तभी वो 8 साल माना जाएगा। अगर आपने 7.8 ईयर्स काम किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 7 years ओनली। और जो मैंने आपको बोला था कि पिछले एम्प्लॉयर से अगर 3 लाख मिल गया है या 4 लाख मिल गया है तो उतना ही स्टैट्यूटरी अमाउंट से माइनस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ कि ये जो है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, अगर लेट्स से आज है जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई है आज। सो अगर 24 जुलाई को एक इंसान रिटायर करता है तो उसका जो सैलरी है वो कब से काउंट किया जाएगा, वो जून के महीने तक कैलकुलेट किया जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना हो गया, उससे पहले 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने का सैलरी आपका काउंट किया जाएगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमें एवरेज सैलरी पर मंथ निकालना है, ठीक है। अब आप इसको बुक से पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर एक और चीज़ है हमें देखना है ग्रेचुइटी के केस में, कि जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, ठीक है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या, जो लोग मतलब सीजन वाइज उनका काम होता है, जैसे वेडिंग प्लानर्स होते हैं या फिर जो वुडन वर्क वाला करते हैं, उन लोगों का जिनका सीजनल रहता है, उनके केस में जो एग्जम्पशन है वो क्या माना जाता है। उनके केस में पहला 2 पॉइंट तो रहता है, एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख रुपए, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या चेंज आता है, 7/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। और जो पीस रेटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनके केस में क्या होता है, लास्ट 3 months एवरेज सैलरी माइनस ओवर टाइम, लास्ट 3 महीने का जितना एवरेज सैलरी है उतना, उससे आपको डिडक्ट करना है आपका जितना भी ओवर टाइम है। और ये जो लास्ट 3 months है, ये दिस शुड बी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टर्मिनेशन मंथ, जिस मंथ में आपको टर्मिनेट किया गया है उसके जस्ट ठीक पहले वाले मंथ से 3 महीना कैलकुलेट किया जाएगा। अगर जुलाई का हम लोग मान के चले तो जून, मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलो ग्रेचुइटी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं व्हाट इज लीव एनकैशमेंट। लीव सैलरी एनकैशमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आपको आएगा। सो ये कौन से सेक्शन में कवर्ड है, इट इज कवर्ड इन सेक्शन 1010 AA, ठीक है, 1010 AA। इस केस में क्या है, जैसे ग्रेचुइटी का हमने यहाँ पर देखा था ना, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखो, अगर सर्विस कंटिन्यू कर रहे हो, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस अगर आपको लीव एनकैशमेंट कराना है तो उस केस में जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल बोथ फॉर नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट। अगर उनको उनके लीगल एयर्स को मिलता है, लीगल एयर मतलब या तो उनकी वाइफ को या फिर उनके बच्चों को, जो भी उनके लीगली उनके एयरस हैं, उनको अगर मिलता है डेथ के बाद तो दैट विल बी नॉन टैक्सेबल, ठीक है। और अगर
ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब जब आप रिटायर्ड कर रहे हो, अगर उस टाइम आपको मिल रहा है लीव एनकैशमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो ये एग्जेम्प्टेड है। आप ये चीज़ याद रख लो, रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए हमें देखना है एक फॉर्मूला। उनको जितना भी अमाउंट मिलता है सारा का सारा टैक्सेबल नहीं होता है, उससे एक सर्टेन अमाउंट एक एग्जेम्प्ट हो जाता है और बाकी जितना बच गया उतना टैक्सेबल हो जाता है। सो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ whom? In case of non-government employees. Actual amount received, statutory amount which is 3 lakhs rupees, और जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, ये है आपका 1 month इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस पूरे साल में आप पूरे अपने जितने भी लीव लिए हैं उसको आप मंथ्स में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लीव टेकन इन मंथ्स, सो ये क्या है, लीव टेकन इन मंथ्स, मतलब आपके पूरे सर्विस के दौरान अगर आपने 15 साल काम किए तो आपने 15 साल में कितने दिन का आपने छुट्टी लिया है। अगर आपने लेट्स से 58 डेज का छुट्टी लिया है तो दैट विल बी काउंट एज 2 months, ठीक है। लीव टेकन इन मंथ्स मल्टीप्लाइड विथ एवरेज सैलरी पर मंथ, और एवरेज सैलरी क्या है, जो हमने नॉट कवर्ड बाय पोगा में देखा था, सेम चीज़ है यहाँ पर। एवरेज सैलरी हो जाएगा आपका बेसिक प्लस डीए विथ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर डिवाइडेड बाय 10 months, और ये जो है दिस विल बी एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब ये जो एवरेज सैलरी है ये आपका किस दिन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो बेसिकली अगर एक एम्प्लॉय रिटायर्ड करता है 11th नवंबर को, तो उनका जो 10 months का एवरेज सैलरी है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो उनका स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से लेकर नवंबर 10th तक, ठीक है। उनका स्टार्ट हो जाएगा 11th जनवरी से लेकर 10th नवंबर तक, क्योंकि उन्होंने 11th को रिटायर किया है तो ठीक उसके पहले वाले दिन तक, एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। और इस केस में जो आपका 7.8 years है दैट विल बी कंसिडर्ड एज 7 years ओनली। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं जो हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपने अगर अर्लियर डिडक्शन क्लेम कर लिया है दूसरे एम्प्लॉयर के पास, तो आपने जितना भी आपने डिडक्शन क्लेम किया है दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस स्टैट्यूटरी अमाउंट। जैसे ग्रेचुइटी में होता था, सेम विल गो विथ दिस टॉपिक ऑल्सो। लीव एनकैशमेंट में भी सेम चीज़ ही होने वाला है, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं हम लोग पेंशन। पेंशन क्या होता है, पेंशन आपका कवर्ड है सेक्शन 1010A में। सो ग्रेचुइटी का मेरे को सेक्शन बताओ, सेक्शन 1010, फिर आपका लीव एनकैशमेंट का सेक्शन है 1010AA, फिर पेंशन का सेक्शन है आपका 1010A, ठीक है। सो पेंशन क्या होता है, आप लोगों के घर में अगर आपके दादाजी या फिर कोई भी रिलेटिव हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो उस केस में उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि महीने में उनको एक बार पेंशन रिसीव होता है, तो जो पेंशन उनको पीरियोडिकली मिलता है दैट इज नोन एज अनकम्यूटेड। दैट इज नोन एज व्हाट, अनकम्यूटेड। जैसे मेरे दादाजी थे, उनको हर महीने पेंशन मिलता था, सो दैट विल बी नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन। लेकिन जो लोग लमसम रिसीव करते हैं, मतलब उनके रिटायरमेंट के टाइम पर वो लोग एक लमसम अमाउंट रिसीव करते हैं, उसको बोला जाता है कम्यूटेड। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि अगर पेंशन हमें पीरियोडिकली मिल रहा है तो हम लमसम क्यों ले, क्योंकि यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि जो चीज़ का वैल्यू आज 10 लाख रुपए है, उस चीज़ का वैल्यू कल क्या हो जाएगा, उस चीज़ का वैल्यू ऑब्वियसली कल बढ़ जाएगा। 15 लाख हमें मिल सकता है अगर हम पीरियोडिकली लें तो इसीलिए पेंशन पीरियोडिकली जितना होना चाहिए उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और लमसम जो दिया जाता है कम्यूटेड पेंशन वो उनको उसी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर ही दिया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो पेंशन जो हर महीने मिलता है दैट इज अनकम्यूटेड, और जो लमसम रिसीव हो जाता है एक ही बार में 20 लाख 30 लाख रिसीव हो जाता है, दैट इज योर कम्यूटेड पेंशन। सो यहाँ पर हमें देखना है इन दोनों का क्या टैक्स लायबिलिटी है।
क्या टैक्स का प्रोविजन है। सो बेसिकली जो अनकम्यूटेड पेंशन रहता है, यानी कि जो हर महीने मिलता है, पीरियोडिकली रिसीव होता है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों ही एम्प्लॉयज के लिए दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। और जो कम्यूटेड पेंशन होता है, यानी कि जो एक ही बार में एक लमसम अमाउंट रिसीव हो जाता है, वो चीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्टेड है, पूरा का पूरा उनको टैक्स नहीं देना है उस पर, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट यानी कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए क्या हो जाता है, उनके लिए यहाँ पर भी 2 केसेस बताया गया है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो लोग ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हैं, तो अगर पहला केस क्या है, अगर वो लोग ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन दैट हैज बीन कम्यूटेड, उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बेसिकली ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितना अमाउंट उनका एग्जेम्प्ट होगा। तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर ग्रेचुइटी वो लोग रिसीव कर रहे हैं तो जितना पेंशन उनका कम्यूट हो गया है उसका 1/3 उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी कि 2/3 पे उनको टैक्स देना है। और जो लोग ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहे हैं, जो लोग ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनके केस में क्या हो जाएगा, टोटल जितना पेंशन कम्यूट हुआ है उसका हाफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसका हाफ यानी कि 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और एक चीज़, अगर जो पेंशन होता है जो कि विडो या फिर लीगल एयर रिसीव करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जो अनमैरिड डॉटर होते हैं या फिर अनमैरिड नॉट वर्किंग डॉटर होते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर एसएससी के डेथ के बाद उनकी जो वाइफ होती हैं, विडो होती हैं, अगर उनको पेंशन मिलता है, सो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये सैलरीज में टैक्सेबल नहीं होगा, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, और एक चीज़, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो यूएनओ होता है, अगर वहाँ से कोई पेंशन मिलता है उनके स्टाफ को, तो उस केस में वो जो पेंशन रहता है वो नॉन टैक्सेबल होता है। वो क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है, सो देखो छोटा सा रिकैप, जो पेंशन होता है आपका वो 2 टाइप का होता है, एक तो पीरियोडिकली होता है, उसको अनकम्यूटेड बोला जाता है, और एक होता है लमसम, जिसको बोला जाता है कम्यूटेड। अब जो अनकम्यूटेड है, यानी कि जो हर महीने मिलता है, वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और जो कम्यूटेड होता है पेंशन, वो क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो एग्जेम्प्टेड ही होता है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके केस में, उनके लिए 2 केसेस होते हैं। पहला है, क्या वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है, यस वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है। अगर ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जितना पेंशन कम्यूटेड हुआ है उसका 1/3 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उनको 10 लाख रुपए मिला है कम्यूटेड पेंशन, तो उस केस में 10 lakhs का बाई 3,33,333 इतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी जो बचा आपका, जितना भी बचा 6,66,666 समथिंग, वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर टैक्सेबल अमाउंट। और अगर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जितना पेंशन आपका कम्यूटेड है, 10 लाख अगर कम्यूटेड पेंशन है, तो उसका हाफ एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कि 5 lakhs रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख पर ही टैक्स देना है। ठीक है, सो नाउ हाँ, जो विडो और लीगल एयर होता है उनका आईफॉस में होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होता है, और जो यूएनओ से पेंशन मिलता है वो नॉन टैक्सेबल होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज योर रीट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। सो रीट्रेंचमेंट क्या होता है, अगर देखो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप लोग सोच रहे हैं ये मैंने क्या लिखा है, सेक्शन 2H में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है 2H। इन दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है परमानेंटली, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रीट्रेंचमेंट। ठीक है, रीट्रेंचमेंट। सो रीट्रेंचमेंट के टाइम भी एक कॉम्पेंसेशन दिया जाता है,
वो कौन से सेक्शन में बताया गया है आपको? सेक्शन 1010B। पेंशन था आपका 1010A, उसके बाद आता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, दैट विल बी योर 1010B। सो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में आपको जितना भी अमाउंट मिलता है उससे कितना एग्जेम्प्ट हो जाता है? देखो, एक्चुअल अमाउंट या फिर 5 लाख रुपए या फिर अमाउंट एज पर IDA 1947। व्हाट इज IDA? IDA इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके हिसाब से एक अमाउंट होता है, वो आपको इन तीनों में से जो भी लोअर रहता है उतना आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो रहता है अमाउंट एज पर IDA, इट इज़ वेरी सिमिलर टू जो हम लोगों का कवर्ड बाय पोगा था। ग्रेचुइटी के केस में जो कवर्ड बाय पोगा का जो आपका फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट? 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। सो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपका उस अमाउंट से माइनस हो जाएगा, उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन 10 लाख रुपीज मिल रहा है। सो ये हो जाएगा 10 lakhs, दिस इज 5 lakhs, एंड लेट्स से ये आपका आ रहा है 6 lakhs। 10, 5, 6, लोअर कौन सा है? 5 lakhs। तो 10 लाख जितना आपको मिला उसमें से आपका 5 लाख माइनस हो जाएगा, 5 लाख इतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट होने के बाद आपके पास बचा 5 लाख, बाकी बचे 5 लाख पर आपको टैक्स देना है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं VRS कॉम्पेंसेशन। व्हाट इज VRS? वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट सर्विस। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट सर्विस क्या होता है? जो एम्प्लॉई विलिंगली अपने इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं टाइम से पहले, उनको एक कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, VRS कॉम्पेंसेशन। वो क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड और 5 lakhs, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर उतना आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन VRS के केस में एक छोटा सा चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज योर कंडीशंस। यहाँ पर 2 कंडीशंस होते हैं। पहला है, ये 2 कंडीशंस अगर आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलता है। पहला क्या है? कॉम्पेंसेशन जो है वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से ही रिसीव हुआ है, और दूसरा है जो भी VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के गाइडलाइंस हैं उसको अडियर करके ही आपको VRS कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तभी जाके आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। चलो VRS कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज योर एन्युइटी। तो बेसिकली जो एन्युइटी होता है, एन्युइटी क्या होता है आपको, हाँ चलो पहले देखते हैं ये कौन से सेक्शन में आपको बताया गया है। एन्युइटी आपको बताया गया है सेक्शन 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में बताया गया है। तो एन्युइटी क्या होता है? ईयरली अलाउंस इनकम ग्रांट ऑफ एन एनुअल सम फॉर लाइफ और इन परपेचुइटी। मतलब जो भी आपको अलाउंस मिलता है या इनकम होता है आपका, कोई भी तरह का ग्रांट मिलता है तो वो पूरे लाइफ के लिए अगर आपको मिलता है या फिर परपेचुइटी के लिए मिलता है, सो दैट इज नोन एज एन्युइटी। अगर एन्युइटी इज पेएबल बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के हिसाब से। अगर ये आपके एक्स एम्प्लॉयर से, मतलब आप पहले किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते थे, अभी उनसे आपको एन्युइटी मिल रहा है, सो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी ये क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है? इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से आपको, दूसरे व्यक्ति से आपको मिल रहा है, सो दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। चलो सैलरी रिसीव्ड इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड। इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड, चलो इसको मैं समझाती हूँ क्या है। जब एम्प्लॉयर देखो किसी एम्प्लॉय को अगर एक एम्प्लॉयर अपने जॉब से निकाल रहा है, ये है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, ये बॉस है, इसके हाथ लंबे हैं, और ये है आपका एम्प्लॉय, इसके हाथ छोटे हैं। सो अगर बॉस अपने एम्प्लॉय को निकाल लेता है जॉब से, रीट्रेंच कर देता है, परमानेंटली निकाल लेता है, बट नोटिस पीरियड नहीं देता है। क्या है? नोटिस पीरियड जितना है
1 महीना पहले जो आपको नोटिस देना पड़ता है रिट्रेंच करने से पहले, वो नोटिस पीरियड बिना दिए एम्प्लॉय को अगर रिट्रेंच कर देता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है उनको एम्प्लॉय को उस नोटिस पीरियड के इक्विवेलेंट सैलरी देना पड़ता है। मतलब अगर इस एम्प्लॉय की 1 महीने की सैलरी है 50,000 रुपीज़, ठीक है, और इनके कंपनी में रूल है कि उनको अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को जॉब से निकालना है तो उस केस में उनको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता है, नोटिस बिना दिए एम्प्लॉय को निकाल देता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जितना भी अमाउंट है एम्प्लॉयर ये जो 1 महीने की सैलरी है, जो कि अगर ये नोटिस पीरियड एम्प्लॉय काम करता, नोटिस पीरियड अगर सर्व करता तो उसको 50,000 मिलता। तो क्योंकि ये एम्प्लॉयर की गलती है कि उन्होंने बिना नोटिस पीरियड के एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो इसीलिए जितना भी सैलरी है दैट इज इक्विवेलेंट टू नोटिस पीरियड, दैट अमाउंट ऑफ सैलरी हैज़ टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को ये 50,000 एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट होता है इट इज नोन एज सैलरी रिसीव्ड इन लीव ऑफ नोटिस पीरियड। और ये जो होता है ये क्या होता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या होता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ये आपका MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना मत। और यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 17 क्लॉज 3 में बताया गया है। सो बेसिकली ये क्या है, कोई भी कॉम्पेंसेशन का अमाउंट अगर आपको मिलता है, अगर मतलब DU होता है या फिर आप रिसीव कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर से या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर से रिगार्डिंग आपका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी रिसीव करते हो कोई भी तरह का कॉम्पेंसेशन, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। और ये आपका टैक्सेबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन आप अगर अपने CMA की बुक में देखोगे तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है 5.13, इसमें आपको मिल जाएगा थोड़े बहुत एक्सेप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। मैं ही दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आपको देखो, ये है आपका प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मोडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर होता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, और उसमें ये जो 7 चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं। मतलब ये 7 चीज़ों के अलावा जो भी उनको मिलता है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो भी अमाउंट उनको रिसीव होता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन ये जो अमाउंट है ये इसमें काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब जो है ग्रेचुइटी, हाउस रेंट, कम्यूटेड पेंशन, रीट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये सब तो आपका वैसे भी इसके दूसरे प्रोविजंस हैं, तो इसीलिए ये इस केस में इसको काउंट या कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, सो इसके साथ हम लोग का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो कि एक एम्प्लॉय को मिलता है ड्यूरिंग हिज टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा क्या नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप ये क्लास करने के बाद जाकर अपने बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं उतना सब आप कैलकुलेटर पकड़ के कर डालो। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड ज्वाइन इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड।